अकबर, बीरबल और पंचायत में झूठ बोलता पटवारी। राजधानी आगरा से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, सरायपुर। सरायपुर अपने शांत माहौल और उपजाऊ खेतों के लिए मशहूर था। लोग मेहनती थे, पर एक बात ने सबको परेशान कर रखा था। गांव का पटवारी हरिराम। हरिराम चालाक था। उसका काम था जमीनों का हिसाब रखना, टैक्स लेना और दरबार में रिपोर्ट भेजना। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पद का दुरुपयोग शुरू कर दिया। कभी किसी की जमीन के कागज बदल देता, कभी टैक्स ज्यादा वसूल लेता। लोग डरते थे, क्योंकि जो उसके खिलाफ बोलता, उसकी जमीन राजकीय संपत्ति घोषित हो जाती। गांव में बुजुर्ग कहते, हरिराम की जुबान पर शक्कर है, पर उसके मन में जहर है। एक दिन गांव के दो किसान, रामू और गोपाल, अपनी जमीन को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों के पास जमीन का कागज था, लेकिन दोनों पर पटवारी की मुहर लगी थी। अब सवाल था, असली कागज किसका? गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत चौपाल पर लगी थी। चारों ओर गांव वाले इकट्ठे थे। बीच में बैठा था पटवारी हरिराम, सीना चौड़ा किए, जैसे सारी सच्चाई उसी की जेब में बंद हो। पंच बोले, हरिराम, तू पटवारी है, तू ही बता, असली कागज किसका है? हरिराम मुस्कराया, पंचों, दोनों कागज असली लगते हैं, लेकिन एक गलती से मैंने एक ही जमीन 2 बार दर्ज कर दी। अब ये गलती किसकी है, ये तो समझ नहीं आ रहा। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये गलती है। रामू ने कहा, तू झूठ बोल रहा है पटवारी। तूने मुझसे 2 रुपए लिए थे कागज की नकल के लिए। गोपाल ने भी जोड़ा, और मुझसे 5 रुपए लिए थे। बोला था कि अब सब काम पक्का हो गया। हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने हंसकर कहा, अरे ये तो हमसे भूल हो गई। छोटे मोटे पैसे तो सब देते हैं काम कराने के लिए। लेकिन पंचायत के मुखिया बूढ़े भोलानाथ बोले, हरिराम, बात पैसों की नहीं है, बात ईमान की है। अगर तूने झूठ बोला तो पूरा गांव तेरे ऊपर से भरोसा खो देगा। हरिराम ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। जो गलत है वो खुद सामने आ जाएगा। ये कहकर उसने गोपाल और रामू के कागज फाड़ दिए और बोला, अब दोनों राजा के दरबार जाएं। वहीं से असली फैसला होगा। गांव में सनसनी फैल गई। जब बात राजधानी पहुंची तो अकबर को सब बताया गया। अकबर ने माथा पकड़ा। एक छोटा सा पटवारी गांव वालों को परेशान कर रहा है, और पंचायत भी उसका कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल शांति से बोले, जहां झूठ को सच की तरह बेचा जा रहा हो, वहां सच्चाई को पहचानना मुश्किल नहीं होता, बस आंखें खोलनी पड़ती है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर बीरबल, इस झूठ बोलते पटवारी की सच्चाई का पर्दा तू ही उठाएगा। बीरबल बोला, हुजूर, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं खुद सरायपुर जाकर देखता हूं। अगले दिन भोर में बीरबल सादे कपड़ों में एक सामान्य यात्री के वेश में सरायपुर पहुंचे। गांव में उनकी पहचान किसी को नहीं थी। उन्होंने पहले चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की बातें सुनी। हर कोई हरिराम की शिकायत कर रहा था। किसी की जमीन छीनी गई थी, किसी का नाम रजिस्टर से गायब कर दिया गया था। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। वो उसी शाम हरिराम के घर पहुंचे और बोले, मालिक, मैं नए जमींदार जी का आदमी हूं। उन्होंने कहा है, पटवारी से मिलो, हमें कुछ जमीन खरीदनी है। हरिराम तुरंत मुस्कुरा उठा, अरे आइए बाबूजी, कौन सी जमीन चाहिए? यहां सब कुछ हो सकता है, बस कागज सही होने चाहिए। बीरबल ने अंदर ही अंदर सोचा, अब बात बन रही है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसी जमीन चाहिए जो किसी के नाम पर न हो। हरिराम ने धीरे से कहा, ऐसी भी मिल जाएगी, बस दाम थोड़ा ज्यादा लगेंगे। राजा तक कोई बात नहीं जाएगी। बीरबल ने सोने का सिक्का उसकी ओर बढ़ाया। हरिराम ने तुरंत जेब में डाल लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो कल तक कागज तैयार हो जाएंगे? हरिराम बोला,
कल सुबह तक सब तैयार मिलेगा। बस किसी को कानो कान खबर न हो। रात में बीरबल गांव के मंदिर के पीछे गए, जहां उन्होंने गांव के मुखिया भोलानाथ और कुछ ईमानदार किसानों को बुलाया। बीरबल ने अपनी पहचान बताई। सब दंग रह गए। आप बीरबल हैं? अकबर के दरबार वाले बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। हां, पर अभी इसे गुप्त रखो। कल सुबह पटवारी को सबक सिखाना है। उन्होंने योजना बताई। सुबह जब पटवारी नकली कागज देगा, तब वे सब पंचायत में उसे बुलाएंगे और वहीं सच्चाई का खेल खेला जाएगा। अगली सुबह चौपाल पर भीड़ लगी थी। पटवारी अपने साथ चमचमाते कागज लेकर आया। कहने लगा, ये रहा नया सौदा। अब ये जमीन नए मालिक की है। बीरबल अब भी वेश बदलकर बोले, बहुत बढ़िया, चलिए इस पर पंचायत की मुहर लगवा लेते हैं। पंचायत बैठी। भोलानाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हरिराम, क्या तू इस कागज की सच्चाई की कसम खा सकता है? हरिराम हंसा। क्यों नहीं, ये कागज असली है। बीरबल ने तुरंत कहा, तो चलो एक परीक्षा करते हैं। उन्होंने 3 पर्चियां बनाई। एक पर लिखा सच, दूसरी पर झूठ, तीसरी खाली रखी। उन्होंने सबको मोड़कर एक मटका में डाल दिया। अब हरिराम, तू खुद अपनी किस्मत निकाल। अगर तेरा कागज सच है तो तू सच वाली पर्ची निकालेगा। हरिराम घबराया, पर हाथ डाल दिया। उसे डर था कि कहीं झूठ वाली पर्ची न निकल जाए, तो उसने तुरंत पर्ची मुंह में डाल ली और बोला, देखो मैंने निकाल ली, ये सच ही थी। बीरबल मुस्कुराए। अगर तू सच बोल रहा है तो मटके में झूठ और खाली 2 ही बची होंगी। चलो देखते हैं। उन्होंने बाकी 2 पर्चियां निकाली। दोनों पर लिखा था सच। भीड़ हक्का बक्का रह गई। हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अब अपना वेश उतारा और दरबार का निशान दिखाया। सभी लोग झुक गए। राजा अकबर के आदेश से मैं यहां आया हूं। बीरबल बोले, और आज ये पटवारी अपने ही झूठ में फंस गया। हरिराम घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दो बीरबल जी, मुझसे गलती हो गई। बीरबल ने कहा, गलती? ये गलती नहीं, धोखा है, अपने ही लोगों से। अकबर के सैनिकों ने हरिराम को पकड़ लिया और दरबार भेजने की तैयारी की। पर तभी बीरबल बोले, नहीं, अभी इसे दरबार न भेजो। इसके झूठ की जड़ें गांव के और लोगों तक भी हो सकती है। पहले पता लगाया जाए कि इसके साथ कौन कौन मिला हुआ है। गांव में हलचल मच गई। कई लोग डर से भागने लगे। बीरबल ने ध्यान दिया कि एक आदमी बार बार छिपकर इशारे कर रहा है। वही था गांव का लेखपाल गणेशदास, जो हरिराम का साथी था। बीरबल ने भोलानाथ से कहा, इस गांव में झूठ केवल हरिराम तक सीमित नहीं है। यहां कोई और भी है जो परछाई में खेल खेल रहा है। भोलानाथ ने पूछा, आपका मतलब किससे है? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान दी। वो अभी सामने नहीं आया है, पर आएगा। जब सच की आग जलती है तो छाया खुद बाहर आ जाती है। उस रात गांव में अचानक किसी ने पंचायत के रजिस्टर में आग लगा दी। सारे कागज जल गए। अब सच्चाई फिर से धुंधली हो गई। हरिराम जेल में था, पर उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसे बचा लेगा। बीरबल को अब समझ आया, ये खेल अकेले पटवारी का नहीं, किसी बड़े हाथ का है। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद दरबार के भीतर भी कोई इस खेल में शामिल है। अकबर को खबर मिली कि बीरबल ने पटवारी को पकड़ लिया है, पर साक्ष्य जल चुके हैं। अकबर बोले, साक्ष्य जल गए, पर क्या सच्चाई भी जल सकती है बीरबल? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, झूठ जितना भी फैल जाए, उसका निशान जरूर छूट जाता है। बस उसे देखने की नजर चाहिए। अकबर बोले, तो फिर देखो बीरबल, इस खेल का अगला मोहरा कौन है? बीरबल वापस सरायपुर गया। वहां लोगों में डर था। आग के बाद सब खामोश थे, पर बीरबल की नजर एक बच्चे पर पड़ी, जो राख में से कुछ खोज रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटे?
बच्चा बोला, बाबा कहते थे सच कभी नहीं जलता, शायद वो यहां कहीं पड़ा होगा। बीरबल चौंक गया। उस बच्चे के हाथ में आधा जला हुआ कागज था, जिस पर एक नाम लिखा था, राजसी आदेश, भूमि हस्तांतरण हेतु। बाकी हिस्सा जला हुआ था, लेकिन उसमें कोई बड़ा अधिकारी का नाम लिखा था, जो अब भी पढ़ा नहीं जा सकता था। बीरबल ने धीरे से कहा, तो असली कहानी तो अब शुरू हुई है। पटवारी पकड़ा गया, पंचायत हिल गई, साक्ष्य जल गए, और अब शक किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति पर है। बीरबल जानता था कि अब ये केवल गांव की नहीं, बल्कि दरबार की साजिश है। सरायपुर की हवा अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। गांव के लोग ढांस बंधा कर चले फिर रहे थे, पर उनके कदमों में वही पुरानी तेजी नहीं थी। पटवारी हरिराम की गिरफ्तारी और पंचायत के रजिस्टर में लगी आग ने गांव को हिलाकर रख दिया था। पर सबसे बड़ा असर तो उस आधे जले कागज का था, जिसे एक छोटा बच्चा राख में से निकाल लाया था। बीरबल उस कागज को बार बार देख रहे थे। कागज का बड़ा हिस्सा राख में जल चुका था, पर बचा हुआ भाग भी पर्याप्त था। उस पर कुछ शब्द साफ दिख रहे थे। उन शब्दों में लिखा था, राजसी आदेश, भूमि हस्तांतरण हेतु, और इसके आगे कुछ अधखुला नाम था, पर वो नाम आधे कटे हुए अक्षरों की वजह से पूरा पढ़ा नहीं जा रहा था। अक्षर वैसे थे जैसे किसी बड़ी मुहर के नीचे दबे हों, थोड़े घुमावदार और औपचारिक। बीरबल ने वो कागज सावधानी से अपनी आस्तीन के अंदर रख लिया और बच्चे को एक ढालू कपड़े का छोटा तोहफा दिया। बच्चे की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों झलके। गांव वालों ने इस घटना को देखा और फिर धीरे धीरे अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, पर कुछ सवाल हवा में मंडरा रहे थे। ये आदेश किसने दिया? क्या इस आदेश के पीछे कोई बड़ा आदमी है? क्यों पूरे रजिस्टर को जला दिया गया? बीरबल ने सोचा कि सबसे पहले गांव में जो कुछ भी बचा है उसे संभालना जरूरी है। आग में जलने से बचे कुछ दस्तावेज मंदिर के गोदाम में रखे गए थे, जहां अब बीरबल रोज आते जाते। वे जानते थे कि आधा कागज गांव की जमीनों की एक बड़ी साजिश की कड़ी है, और ये कड़ी जितनी भी छोटी लगे, उससे बड़ा षड्यंत्र जुड़ा हो सकता है। बीरबल ने सबसे पहले पंचायत सदस्य भोलानाथ से बात की। भोलानाथ एक सादा सरल व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में गांव का सुख दुख साफ झलकता था। उन्होंने बीरबल को बताया कि पिछले कुछ महीनों में गांव में कई चुपचाप गतिविधियां हुई हैं। रात को रजिस्टर छपते देखे गए, गांव के कुछ लोग अचानक अमीर दिखाई देने लगे थे, और कुछ पुराने घरों के कागज अचानक गायब हो गए थे। भोलानाथ ने यह भी कहा कि गणेश दास, जो लेखपाल था, अक्सर हरिराम से मिलते रहते थे। ये बात बीरबल के मन में और कड़ी जानकारी जोड़ती गई। गणेश दास कहीं किसी बड़े आदमी के संपर्क में तो नहीं है? बीरबल ने पूछा। भोलानाथ ने चुटकी भरी सांस ली और कहा, हां, कुछ दिनों से वो शहर जाने लगा है। रोज नहीं, पर समय समय पर। वो अपने कामों की कोई बात बताता नहीं। बीरबल ने गांव के चारों ओर ध्यान से देखा। खेत, कुआं, मंदिर, चौपाल, हर जगह चुप्पी थी, पर सबकी निगाहें किसी न किसी ओर टिकती थी। गांव में एक अलग सी आभा थी, जैसे कोई छुपा हुआ सच हवा में घूम रहा हो। बीरबल ने तय किया कि उन्हें शहर जाकर उन लोगों से मिलना होगा जो राजदरबार की कागजों से परिचित थे, विशेषकर जो रजिस्टर, मुहर और पर्चियों की सत्यता जांचते थे। अगले दिन वे गांव से निकल पड़े। रास्ते में वे उन लोगों से मिले जो कभी पूर्व में सरकारी कागजों की सत्यता से जुड़े थे। एक मुहर्ख, एक स्याही बनाने वाला और एक पुराना रजिस्टर रखने वाला। स्याही बनाने वाले ने बताया कि हाल ही में किसी ने नगरी से बड़ी मात्रा में वही स्याही मंगा थी, जिसका इस्तेमाल आधिकारिक कागजों में किया जाता है। मुहर्ख ने गुप्त तरीके से कहा कि इसी तरह की एक मुहर भी हाल ही में किसी उच्च पदस्थ ने बनवाई थी, पर उसने नाम नहीं बताया। बीरबल ने महसूस किया कि यह मामला केवल गांव का नहीं रह गया, यह शहर तक फैला हुआ था। शहर की हवाओं में कुछ और बड़ा गदारत हो सकता था। वे वापस सरायपुर आए
तो वहां एक अजीब दृश्य देखने को मिला। पटवारी की जेल से कुछ आदमी धीरे से निकलते दिखे। उनके हाथ थामे थे जैसे वे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। बीरबल ने जल्दी से छाया बनकर उन लोगों का पीछा किया। वे लोग गांव के एक पुराने भवन में गए। वो स्थान जो कभी राजा के भूमि निरीक्षक का कार्यालय हुआ करता था, पर अब वीरान पड़ा था। भवन के भीतर बीरबल ने देखा कि कुछ लोग एक छोटी सी मेज के चारों ओर बैठे हैं। उन लोगों में एक चेहरा था जिसे बीरबल अचंभित होकर पहचान गए। वो शहर से हाल ही में आए एक नामी किताब विक्रेता रायचंद था, जिसे गांव में कुछ लोग अंग्रेजी किताबों का सौदागर कहते थे, पर उसका सच कुछ और ही निकला। रायचंद उन लोगों से बातें कर रहा था और उसके पास वही आधी बनी हुई मुहर की तस्वीरें थी, जिस मुहर का डिजाइन जले हुए कागज पर दिख रहा था। रायचंद ने देखा कि बीरबल पीछे छिपकर देख रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोला, अरे नया आगंतुक, आओ पधारो, यहां बड़ी बातें चल रही हैं। पर बीरबल ने शांत रहना ठीक समझा और धीरे धीरे वापस सरायपुर की ओर लौट आया। उस रात बीरबल देर तक सो नहीं पाए। उनके दिमाग में कई परतें घूम रही थी। मुहर, आधी लिखावट, गणेश दास का शहर आना और अब रायचंद का नाम, सब जैसे एक जाल की बुनाई कर रहे थे। बीरबल ने तय किया कि अगला कदम गांव के पास ही रहने वाले एक बुजुर्ग वकील लालचंद से मिलना होगा, जो पुराने राजपत्रों और कानूनों के जानकार थे। लालचंद ने बीरबल को बताया कि यदि किसी दस्तावेज में राजा का हस्ताक्षर या मुहर दिखाई दे, तो उसके सत्यापन के लिए 3 चीजों की जांच होती है: कागज की किस्म, कागज का प्रकार और उम्र, स्याही की रचना और मुहर का डिजाइन। यदि इन तीनों में से किसी पर भी बदलाव किया गया हो, तो दस्तावेज की वैधता पर सवाल उठ सकता है। वे बोले, और जला हुआ कागज कभी कभी सबसे कीमती सबूत बन जाता है, क्योंकि उस पर लगे निशान मुश्किल में भी सच बोल देते हैं। बीरबल ने लालचंद से आग्रह किया कि वे जले हुए कागज के बचे हिस्से की जांच करें। लालचंद ने आंखों से आधे कागज को परखा और कहा, यह कागज पुराना है, पर इसका आधा हिस्सा किसी न किसी विशेष मुहर के दबाव से दबा है। इस मुहर के किनारे पर छोटे काटे हुए फूल जैसे नक्काशी है। ये शैली दरबार में इस्तेमाल होने वाली मुहरों से मिलती जुलती है, पर यह सीधी सी बात नहीं है। किसी उच्च पदस्थ ने अपने कागजों पर इस तरह की मुहर इस्तेमाल की होगी। वे सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। गांव में एक नकली सभा का आयोजन होगा, जिसमें बीरबल और लालचंद कुछ ऐसे संकेत देंगे कि बड़े लोग सक्रिय हो रहे हैं। इस सभा का उद्देश्य था लोगों की आंखों में हटके सवाल उभारना, ताकि कोई छोड़ छिप कर गलती कर दे और सच बाहर आ सके। सभा के दिन चौपाल पर बीरबल ने कहा, हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि कौन सी जमीन किसकी है, पर उससे पहले हमें ये जानना होगा कि रजिस्टर क्यों जला दिया गया। जो भी सच जानता है आज बोल आए। लोगों की भीड़ में एक एक कर अनेक ने बातें कहीं, पर कोई भी पूर्ण सच नहीं बोल सका। तभी एक बूढ़ी औरत उठी। उसका नाम सीता देवी था। उसने कहा, मेरे पति ने कुछ दिन पहले गांव के लेखपाल को नोट करते देखा था। वो किसी बड़े आदमी के लिए कागज लेकर शहर गया था। उसने कहा था कि वे सब व्यवस्था पहले से तय है। सीता देवी ने अपने पति का वर्णन किया, एक साधारण ठाठ पर सधे हुए कदम, और उसने कहा कि उसका पति अब नहीं रहा। उसकी अचानक मृत्यु कुछ महीनों पहले हुई थी। उसकी आंखें नम थी, पर वो साहस से बोली। बीरबल ने देखा कि लोगों की निगाहें झुक गई। किसी ने सीता देवी से और विस्तार से पूछा। उसने बताया कि उसके पति ने अक्सर किसी तिजोरी की बात की थी। उसमें कुछ महत्वपूर्ण कागज रखे थे, पर वो तिजोरी अचानक गायब हो गई थी। ये बात सुनते ही बीरबल का मन हिला। एक तिजोरी जिसमें रहस्य हो सकता था। उन्होंने सबको धन्यवाद दिया और इशारा किया कि वे आगे की जांच रात में करेंगे। रात को वे लालचंद और भोलानाथ के साथ उस पुरानी तिजोरी के बारे में बात करने लगे। भोलानाथ ने कहा कि तिजोरी घर में नहीं है,
पर गांव के दक्षिणी कोने में एक पुरानी कुएं के पास कुछ खोया पड़ा मिला था, जैसे कोई चीज वही फेंक दी गई हो। वहां की मिट्टी में कुछ जलचल के निशान थे, मानो कि कुछ झंझट के बाद किसी ने चीजें वही छोड़ दी हों। तीनों ने सुबह होते ही कुएं की खुदाई करवाई। कुएं के किनारे मिट्टी हटते ही एक छोटी लोहे की तिजोरी मिली और उसके अंदर कुछ सोने की चाबियां, एक पुराने राजपत्र की छवि और कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे। कागज के टुकड़ों पर कुछ ऐसे चिन्ह थे जो आधे जले कागज के हिस्से से मेल खाते थे। बूंद बूंद कर ये तस्वीर बन रही थी कि कुछ बड़े लोगों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है। पर फिर भी एक आखिरी कड़ी बाकी थी। पत्र में जिस नाम का आधा अक्षर दिखा वो अभी अस्पष्ट था। अब बीरबल ने सोचा कि शायद उस आधे शब्द को किसी विशेष जांच से उभारा जा सके। किसी तरह उस आधे अक्षर के आसपास के अक्षरों की बनावट, स्याही की झिलमिलाहट और मुहर के दबाव से पतला होने वाले किनारों को पढ़ा जा सके। उन्होंने रायचंद के पास जाकर कहा कि वो मुहर की एक सटीक नकल बनाकर लाए। रायचंद ने माना और कहा कि वो शहर जाकर कुछ नमूनों का मिलान करके लाएगा। पर बीरबल को भीतर से कुछ खटक रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई और भी है जो सभी नियमों और परंपराओं से ऊपर खड़ा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता था पर जिसकी हर हरकत छुपी नहीं रह सकती। कुछ दिनों के बाद रायचंद आया। उसके हाथ में कुछ प्रमाण थे, कुछ मुहरों के डिजाइन की नकलें और कुछ पन्ने जिन पर वही कटे हुए फूल दोहराए गए थे। पर रायचंद की आंखें कुछ और संकेत कर रही थी। वो भयभीत था। उसने फुसफुसाकर बीरबल से कहा, इन मुहरों का प्रयोग कई जगह हुआ है, कुछ दस्तावेजों पर, कुछ व्यापारी सौदों में, और एक बार तो इसे एक ऐसे पर्चे पर इस्तेमाल किया गया था जो सीधे खजाने के खातों से जुड़ा हुआ था। पर जो सबसे अजीब है, एक रात पुलिस ने कुछ दस्तावेज पकड़े थे और वे दस्तावेज गायब हो गए। कोई बहुत बड़े लोगों का हाथ इस काम में है। बीरबल ने रायचंद से पूछा कि क्या उसे उस पर्चे का कोई अंश याद है। रायचंद ने सिर हिलाया और कहा कि उसे कुछ याद है, पर ज्यादा नहीं। कुछ अक्षर थे, पीछे की ओर एक नाम के र और ज जैसे हिस्से दिखते थे। उसने कहा। बीरबल की धड़कन तेज हुई। र और ज, क्या ये उस आधे कागज के अक्षरों से मेल खाते थे? यदि हां, तो कोई राज शब्द के साथ जुड़ा था। पर यह भी हो सकता था कि यह सिर्फ एक संयोग हो। उसी रात बीरबल ने जब अकेले बैठकर आधे जले कागज को देखा तो उसने कागज के किनारे पर पुराने निशानों को ध्यान से पढ़ा। कुछ निशान ऐसे थे जो केवल बंद कमरे में लगी मोमबत्ती की लौ या चूल्हे की गर्मी से ही बनते हैं। इससे संकेत मिलता था कि कागज कभी खूब छुपकर किसी कमरे में रखा गया था। कागज पर स्याही के हल्के दाग थे जो किसी पुराने सम्मेलनों की तरह थे। अचानक बीरबल के दिल में एक विचार आया। क्या यह दस्तावेज किसी समय राजकीय खजाने के साथ छेड़छाड़ का हिस्सा नहीं था? क्या कोई खजाना या कुछ धनराशि इस साजिश के पीछे थी? अगले दिन जब बीरबल गांव की एक छोटी सी सभा में बैठे थे, तभी एक अज्ञात यात्री आया। वह यात्री साधारण कपड़ों में था पर उसकी आंखों में तेज था। उसने बीरबल को देखकर कहा, मैं सुनता हूं कि तुम सच की तलाश कर रहे हो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे गांव की हवा में खनक सी आ गई। बीरबल ने उसे बुलाया और पूछा कि वो कौन है। यात्री ने ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं उन लोगों की कहानी जानता हूं जो शहर की गलियों में चलते हैं और लोगों के काले कामों का हिसाब रखते हैं। कभी कभी सच छोटे कागजों में छुपा रहता है। बीरबल ने उस यात्री की बातों पर ध्यान दिया। यात्री ने आगे कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उसे उन जगहों पर खोजो जहां लोग दिखावे से परे चीजें रखते हैं। मंदिर के नीचे, पुराने कुएं के पास, और उन घरों में जहां दिखाने के लिए नहीं पर छुपाने के लिए कमरा है। उसकी बातें जैसे हवा में एक दिशा दे रही थी, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी। उसके शब्दों के बाद उसकी आंखों ने एक संकेत किया, जैसे वो जानता हो कि कुछ बड़ा सामने आने वाला है।
बीच में बीरबल को एक और बड़ी खबर मिली। गणेश दास ने अचानक हरिराम के खिलाफ एक बड़ा बयान देने की बात कही। उसने कहा कि वो अपनी जुर्म को स्वीकार करता है, पर उसके पीछे एक बड़े अधिकारी का दबाव था। गांव में जैसे तूफान की आहट आई। क्या गणेश दास सच बोल रहा था? क्या उसने सच में किसी ऊंचे पद वाले का नाम उघाड़ने का निश्चय कर लिया था? गणेश दास को जब बुलाया गया, तब वो थरथर कांप रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप था, पर साथ ही भय भी। उसने कहा, हाँ, मैंने कुछ गलत किया, पर यह कहा गया था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे परिवार को कष्ट होगा। मुझे धमकी मिली थी, पर अब मैं बोलने को तैयार हूं। गांव वालों ने उम्मीद की कि वो सच बोलेगा। गणेश दास ने धीरे से बताया कि एक आदमी जो खुद को एक राज दरबार का अधिकारी बताता था, उसे देखकर कहता था कि कुछ जमीनें व्यवस्थित करनी है। वो आदमी हर बार उसे शहर बुलाता और उसे दस्तावेजों की एक कॉपी देता और कहता कि ये एक बड़े अधिकारी के आदेश से है। गणेश दास ने कहा कि उसने कभी उस आदमी का पूरा नाम नहीं पूछा। वो भय से चुप रहा, पर अब वो कह रहा था कि वो परिचित हाथों से मिले दस्तावेजों पर आधी मुहर जैसी ही छपी दिखी थी। ये सब सुनते ही बीरबल की आंखों में सवालों की परत और गहरी हो गई। गणेश दास का डर, आधा कागज, रायचंद के संकेत और उस अज्ञात यात्री की बात, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ रहा था। पर अभी भी एक बड़ा नाम गायब था। गायब वो नाम जिसका आधा अक्षर जला हुआ कागज पर दिखाई दे रहा था, और वो नाम शायद राज से जुड़ा हो सकता था। पर बीरबल ने यह भी सोचा कि यह सिर्फ एक कशमकश हो सकता है। बीरबल ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे शहर जाए और राज दरबार के उन लोगों से मिले जो इन मामलों से नजदीक से जुड़े थे, खासकर उन विभागों से जहां भूमि का लेखा जोखा रखा जाता था। पर एक बात बीरबल को सताने लगी। क्या शहर की चकाचौंध में ही कोई ऐसा खतरनाक इंसान बैठा था जो दूरी से ही लोगों के भाग्य पलट देता था? और अगर ऐसा है, तो क्या वह अपने सबूतों को मिटाकर सब कुछ नष्ट कर सकता है? बूंद बूंद कर मिल रहे सुराग अब एक बड़ी तस्वीर का रूप ले रहे थे, पर अंतिम तस्वीर अभी अधूरी थी। आधा कागज एक रहस्य था जो किसी बड़े दरबार में जाने वाली कड़ी का इशारा कर रहा था। बीरबल ने अपने सिर पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। उसे मालूम था कि सच निकालने के लिए अब उसे शहर की गलियों, दरबार के तहखानों और लोगों के छुपे हुए डर का सामना करना होगा। आधा नाम था, आधी मुहर थी, और बहुत सारे लोग थे जिनके कदम किसी न किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल अब अकेले नहीं थे। भोलानाथ, लालचंद, रायचंद और उस अज्ञात यात्री के अलावा गांव के कुछ ईमानदार लोग भी उनके साथ थे। पर सबसे बड़ी चुनौती ये थी, कौन उस ऊंचे अधिकारी का चेहरा उजागर करेगा? और क्या उस खुलासे से गांव की शांति बच पाएगी, या दरबार में इतना हलचल होगी कि पूरा राज्य दहशत में आ जाएगा? सरायपुर के दिन अब शांत नहीं रहे। हर दिन कोई न कोई नई बात सुनने को मिलती। कभी कोई कहता पटवारी के पीछे कोई बड़ा आदमी था, तो कोई फुसफुसाकर कहता बीरबल गांव में जो कर रहे हैं वो खतरनाक है, कहीं ऊपर से दबाव ना आ जाए। लेकिन बीरबल का मन किसी साधारण मामले में अटका नहीं था। वो आधा जला हुआ कागज अब भी उनके पास था। वही कागज जिस पर अधूरे शब्द और अधूरी मुहर थी। वो कागज अब जैसे बीरबल की सोच का हिस्सा बन गया था। हर रात वो उसे दीपक की लौ के नीचे रखकर देखते, उसकी हर लकीर, हर निशान, हर जलन को समझने की कोशिश करते। एक सुबह जब गांव अभी सो ही रहा था, बीरबल अपने दो विश्वसनीय साथियों भोलानाथ और लालचंद के साथ रवाना हुए। उनका लक्ष्य था राजधानी पहुंचना, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस पूरे रहस्य की जड़ वही है। रास्ता लंबा था, घोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बीच में कई छोटे कस्बे आए। हर जगह बीरबल ने ध्यान से देखा, कहीं कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा चिन्ह जो उस आधे जले कागज की मुहर से मेल खाता हो।
तीसरे दिन वे राजधानी पहुंचे, वही शहर जहां हर गली में अफवाहें पलती थी और हर महल में राज छिपे रहते थे। बीरबल सीधे दरबार नहीं गए। उन्होंने पहले शहर के पुराने लेखा विभाग का रुख किया। वहां वो रजिस्टर रखे जाते थे जिनमें हर गांव की जमीनों की जानकारी होती थी। वहां के एक बुजुर्ग रजिस्टर अधिकारी रघुवर प्रसाद ने बीरबल को पहचाना। वो बोले, बीरबल जी, आप यहां? कोई बड़ा मामला होगा ना? बीरबल मुस्कुराए, बड़ा है पर फिलहाल राज है। उन्होंने धीरे से आधा जला कागज आगे बढ़ाया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इस पर लगी मुहर दरबार की किस शाखा की है? रघुवर प्रसाद ने उसे अपने चश्मे के नीचे देखा। थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, ये मुहर सामान्य नहीं है, ये राजस्व विभाग की है, पर इसे केवल उच्च अधिकारी इस्तेमाल करते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है, ये मुहर पुरानी नहीं है, अभी कुछ महीने पहले की लगती है। बीरबल ने तुरंत पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे मुहर किस किस के पास है? रघुवर ने 4 नाम बताए। राज अधिकारी श्यामल सिंह, मुख्य रजिस्ट्रार विष्णुदत्त, महालेखाधिकारी जनार्दन राय, और चौथा नाम अधूरा था, राज। यही बीरबल की सांस थम गई। वो नाम अधूरा था, वही राज जिसके अंश उस आधे कागज पर थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या चौथे अधिकारी का नाम पूरा बताया जा सकता है? रघुवर बोले, उसकी फाइल अब बंद है। सुना है वो दरबार से बाहर भेज दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी पर्दे के पीछे काम करते हैं। बीरबल अब जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं है। राजधानी में सच्चाई को ढूंढना मतलब जाल में उतरना था। उस रात बीरबल उसी शहर में एक छोटे सराय में रुके, पर उन्हें नींद नहीं आई। दीवार के उस पार 2 आदमी धीमे स्वर में बात कर रहे थे। कहते हैं बीरबल गांव के उस मामले में खुद उतर गए हैं। हाँ, और अगर उन्होंने सच जान लिया तो बहुतों की गर्दन जाएगी। बीरबल की आंखें खुली की खुली रह गई। वो जान गए, मामला अब किसी छोटे अधिकारी का नहीं, किसी बड़ी साजिश का था। उन्होंने अगली सुबह अपने पुराने मित्र खानेसामा इमामुद्दीन से मिलने का निश्चय किया। इमामुद्दीन वही व्यक्ति थे जो कभी अकबर के दरबार में भी गोपनीय मामलों की जांच करते थे। वो अब दरबार में नहीं थे, पर उनकी पकड़ आज भी मजबूत थी। इमामुद्दीन ने बीरबल की पूरी कहानी सुनी और बोले, बीरबल, ये खेल ऊपर तक गया है, तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि जिसने ये सब रचा है वो चाहता है कि सच्चाई कभी बाहर ना आए। उन्होंने बीरबल को एक पुराना नक्शा दिखाया, राजधानी के पुराने खजाने विभाग का नक्शा। ये देखो, इमामुद्दीन बोले, यहीं पर उन जमीनों की नकल रखी जाती थी, पर पिछले साल वहां चोरी हुई थी और कुछ दस्तावेज गायब हो गए थे। बीरबल ने पूछा, क्या वो चोरी किसी ने दर्ज कराई? इमामुद्दीन ने सिर हिलाया, नहीं, बल्कि उस मामले को अंदरूनी भूल कहकर बंद कर दिया गया। अब सब स्पष्ट हो रहा था। पटवारी हरिराम और लेखपाल गणेशदास केवल मोहरे थे। असल खेल यही राजधानी में खेला गया था। कुछ दिनों बाद अकबर को खबर मिली कि बीरबल राजधानी में है और किसी गुप्त मामले की तह में लगे हैं। अकबर ने उन्हें बुलाया। बीरबल, सुना है तुम एक गांव के जले हुए कागज में उलझे हुए हो। बीरबल झुके, हुजूर, कभी कभी छोटा कागज भी बड़ा सच छुपा लेता है। अकबर मुस्कुराए, तो निकालो वो सच। क्या मामला है? बीरबल ने पूरी बात बताई, पटवारी की चाल, गांव की आग, आधा कागज और अब राजधानी में मिली मुहर। अकबर की भौहें सिकुड़ गई। क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे दरबार के भीतर कोई अधिकारी इस सब के पीछे है? संभव है, जहां झूठ की परत मोटी हो वहां अंदर कुछ न कुछ सड़ चुका होता है, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने आदेश दिया, जांच गुप्त रूप से जारी रखो, लेकिन नाम अभी मत उजागर करना। मैं खुद देखना चाहता हूं कि कौन हमारे शासन को कलंकित कर रहा है। अकबर के आदेश से बीरबल को एक गुप्त सैनिक दल मिला। उन्होंने रात के समय
राजधानी के पुराने खजाने भवन का ताला खुलवाया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, पर तहखाने में पहुंचने पर उन्हें एक अजीब चीज मिली। एक बड़ा लकड़ी का बक्सा जिस पर लिखा था सरायपुर भूमि विभाग। बक्से में सैकड़ों पुराने दस्तावेज थे। कई पर वही मुहर लगी थी जो आधे जले कागज पर थी। लेकिन एक खास दस्तावेज ने बीरबल का ध्यान खींचा। उस पर वही अधूरी मुहर, वही कटे फूलों का निशान, और नीचे लिखा था राज। नाम पूरा नहीं था, पर इतना दिखा कि वह किसी राज से शुरू होता था। अब शक और गहरा गया। अगले दिन बीरबल ने गुप्त रूप से शहर के रजिस्टर अधिकारी रघुवर को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे रिकॉर्ड में राज से शुरू होने वाले किसी अधिकारी का उल्लेख है? रघुवर ने पुराने रजिस्टर खोले और बोला, हां, 5 साल पहले एक अधिकारी था, राजनारायण। वो राजस्व विभाग में था, पर अचानक इस्तीफा दे दिया था। कारण कोई नहीं जानता। बीरबल ने पूछा, अब कहाँ है वो? रघुवर बोला, सुना है वो अब किसी अन्य नाम से दरबार में आता जाता है। अब बीरबल को दिशा मिल चुकी थी, पर नाम सामने लाना मतलब था कि कई ताकतवर लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। एक रात बीरबल अपने कमरे में थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा डर से भरा हुआ था। वो बोला, महाराज, मैं गणेश दास हूं, मुझे बचा लीजिए। बीरबल ने हैरानी से देखा, तुम तो गांव में थे, भागकर यहां कैसे पहुंचे? गणेश दास रो पड़ा, मैं सब बताऊंगा। जिस आदमी ने हमें कहा था कि जमीन के कागज 2 बार बनाओ, वही अब मुझे मारना चाहता है। उसका नाम राज। उससे आगे वो कुछ बोल नहीं सका। दरवाजे के बाहर तीर की आवाज आई। एक तीर सीधे गणेश दास की छाती में लगा। वो वही गिर पड़ा। बीरबल बाहर दौड़े, पर अंधेरे में कोई नहीं दिखा। सिर्फ हवा में झूलता हुआ एक कागज मिला। उस पर लिखा था, कुछ सच दबे ही अच्छे लगते हैं। अगले दिन जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि यह कोई छोटा मामला है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अब यह केवल जमीन का नहीं, दरबार के भीतर के सम्मान का मामला है, हुजूर। अकबर ने कहा, तो फिर इस खेल का अंत करो। पर बीरबल जानते थे, ये अंत इतना सरल नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति दरबार में छिपा है वो हर चाल को पहले से भांप रहा है। 2 दिन बाद बीरबल को सूचना मिली कि एक व्यक्ति, जिसे लोग अब राय बहादुर नारायण दास के नाम से जानते हैं, दरबार में खजाने के मामलों पर सलाह देता है। कहा जाता था कि वो कभी राजनारायण ही था। बीरबल ने उसे देखने का निश्चय किया। दरबार में जब वो आया तो उसका चेहरा बीरबल को जाना पहचाना लगा। वही चालाक मुस्कान, वही नजरें जो कभी कुछ छिपाती नहीं, पर सब कुछ कह भी नहीं देती। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यही है वो चेहरा जो अब तक पर्दे के पीछे था। बीरबल ने उसी रात एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि अगले दिन दरबार में भूमि सत्यापन का एक विशेष सत्र रखा जाए, जहां हर अधिकारी को अपने हस्ताक्षरित पुराने दस्तावेज पेश करने हों। अगले दिन सभी अधिकारी आए। जब बीरबल ने राय बहादुर नारायण दास से कागज मांगा तो वो कुछ हिचकिचाया। उसने कागज निकाला, पर उसमें एक पन्ना कम था। बीरबल बोले, ये तो अधूरा है, क्या बाकी पन्ना कहीं और है? वो बोला, शायद खो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कहूं कि वही पन्ना मेरे पास है? और उन्होंने वही आधा जला कागज बाहर निकाला। सारा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने कहा, ये तो वही है, और इस पर वही मुहर है जो तुम्हारे कागज पर है। नारायण दास का चेहरा पीला पड़ गया, पर बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। फिर धीरे से बोले, सच हमेशा अधूरा नहीं रहता, बस वक्त लगता है उसे पूरा दिखने में। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया।
पर तभी नारायण दास बोला, रुको, मुझे भी कुछ कहना है। नारायण दास उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मैंने कुछ दस्तावेजों पर मुहर लगाई थी, पर मैं अकेला नहीं था। मेरे ऊपर से आदेश आया था। अकबर ने पूछा, किसका आदेश? नारायण दास ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा, फिर कहा, वो नाम अगर मैंने लिया तो शायद आज पूरा दरबार हिल जाएगा। उसने आगे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दिए बुझ गए। दरबार में अंधेरा छा गया। कुछ ही क्षणों में शोर मच गया। जब दिए फिर जले तो नारायण दास गायब था। उसकी जगह पर बस एक पन्ना पड़ा था, जिस पर लिखा था, सच अब भी अधूरा है। बीरबल ने वो पन्ना उठाया। उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर गहरी सोच। अकबर ने पूछा, क्या अब भी अंत नहीं हुआ? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, सच की डोरी लंबी होती है। एक सिरा हमारे पास है, दूसरा अभी भी कहीं छिपा हुआ है। जब तक वो नहीं मिलेगा, कहानी पूरी नहीं होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। कौन था वह जो दरबार की दीवारों के भीतर से ही सब नियंत्रित कर रहा था? क्या वो कोई और अधिकारी था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अकबर के बहुत करीब था? बीरबल ने धीरे से कहा, जिस दिन अगला कागज सामने आएगा, उसी दिन ये कहानी खत्म होगी। और उन्होंने उस अधूरे पन्ने को अपने वस्त्र में रख लिया, ठीक उसी जगह जहां पहले आधा जला हुआ कागज रखा था। सरकार के दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। नारायण दास का अचानक गायब होना और वो पन्ना जिस पर लिखा था, सच अब भी अधूरा है, किसी बड़ी पहेली की पुष्टि कर रहा था। अकबर चिंतित थे। दरबारियों के चेहरे पर चिंता झलक रही थी और लोग फुसफुसा रहे थे। पर बीरबल का चेहरा निर्भीक था। उसकी आंखों में प्रश्न थे, पर कदम तय थे। वो जानता था कि अब जहां किसी ने भी सबसे ज्यादा दंड झेला है, वही जगह सबसे ज्यादा सच छुपाती है। वो समझ गया था कि जिन लोगों ने दस्तावेज जला दिए, उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया था। वे लोग चाहते थे कि सबूत मिट जाए, पर कुछ निशान रह जाते हैं, छुपे हुए निशान जो केवल धीरज और सूझबूझ से मिलते हैं। बीच का समय बीरबल के लिए सबसे कठिन था। उन्होंने विचार किया कि किसी तरह नारायण दास ने खुद को बचाने के लिए कुछ सुराग छोड़ा होगा। वे उस पन्ने को बार बार देख रहे थे, जिस पर वही आधा नाम लिखा था। इस पन्ने के किनारे पर कुछ हल्के दाग थे। शायद किसी ने गुप्त रूप से कुछ लिखने की कोशिश की थी, और बीच में किसी डिस्टर्बेंस से वो रुक गया था। बीरबल ने निर्णय लिया कि उसे पन्ने की तह में जाकर कुछ नया तलाशना होगा। उसने दरबार के कागजों के बड़े अलमारी घर में छानबीन करने की अनुमति मांगी। अकबर ने पहले तो हिचकिचाया, पर बाद में बीरबल की नीति पर भरोसा करते हुए इजाजत दी। पर शर्त यह थी कि यह जांच धीरे और गुप्त रूप से होगी, क्योंकि यदि पता चल गया कि दरबार भीतर खुद जांच कर रहा है, तो षड्यंत्रकारी सावधान हो सकते थे। बीरबल ने उस रात अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर पुरानी अलमारियां खोलवाई। अलमारी में परतों पर परतें मिली, पुराने हैंडरेखांक, पुराने खाते, संदूक। पर बीरबल की नजर एक छोटी सी डिब्बी पर टिक गई, जिस पर किसी ने तुरंत सी मुहर लगाई थी। वो मुहर जले हुए कागज पर दिखी हुई मुहर से अलग थी, पर किनारों में वही छोटे फूलों जैसा नक्काशी पैटर्न था। बीरबल ने डिब्बी खोली। उसके भीतर एक तह में मोड़ा एक पत्र मिला, और पत्र के ऊपर कुछ सिक्वे लगे थे। पत्र पर कुछ शब्द थे, अधीनस्थ के नाम, और नीचे कुछ संकेत, पर कोई स्पष्ट नाम नहीं। बीच का संकेत वही था, अधीनस्थ, नीचे के लोग। बीरबल ने सोचा कि षड्यंत्र किसी ऊंचे अधिकारी के इशारों पर चला होगा, पर काम जमीन पर उन अधीनस्थों ने किए होंगे। यही वजह थी कि हरिराम जैसे पटवारी और गणेश दास जैसे लेखपाल मौके पर दिखते रहे। वे केवल मोहरे थे। असली चाल किसने चली थी, अभी पता नहीं चला था। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने राजधानी में कई लोगों से मिलना शुरू किया,
पुराने लेखापाल, मुहर्क, कागज बनाने वाले और कुछ ऐसे कर्मचारी जिनका परिचय किसी बड़े कागज के साथ रहा था। उन्होंने हर किसी से पूछा कि क्या हाल के महीनों में किसी ऐसे दस्तावेज की मांग हुई थी जो असामान्य हो। हर बार एक ही बात उभर कर आई। पिछले साल राजधानी में खजाने के कुछ पुराने रिकॉर्ड अचानक गायब हुए थे। लोग कहते थे कि इसे अंदर की गलती कहकर दबा दिया गया। बीरबल ने उस गायब रिकॉर्ड्स की फाइल मंगवाई। फाइल कभी सार्वजनिक हुई ही नहीं थी, पर कुछ सुराग अलमारी में छुपे थे। उनमें से एक कागज पर एक छोटा सा सपना सा मालूम हुआ। कुछ आंकड़े थे, कुछ जमीनों की सूची थी और बीच में एक नाम का निशान था जिस पर किसी ने अपने उंगली की धार से दबाकर संकेत छोड़ा था। उस निशान का मतलब किसी को समझ नहीं आया, पर बीरबल ने महसूस किया कि यह निशान किसी गुप्त कोड जैसा है जो केवल दरबार के संकरे घेरे में लोग समझते होंगे। उन निशानों की जांच शुरू हुई। बीरबल ने अपने मित्र इमामुद्दीन से कहा कि वो उन निशानों का अर्थ समझने में मदद करें। इमामुद्दीन ने धीरे से कहा कि ये निशान दरबार के उस पुराने पद्धति से मिलते हैं जिसमें किसी कोड वर्ड की जगह सब लोग एक ही तरह के चिन्ह के द्वारा एक दूसरे को संबोधित करते थे। पर आज का वक्त अलग था। आज वे सीधे शब्दों में ही काम कर रहे थे, पर किन्हीं ने भाषा को बदलकर उलझा दिया था। बीच में बीरबल ने ध्यान दिया कि नारायण दास के गायब होने के साथ ही कुछ और लोग भी भयभीत दिख रहे थे। एक एक कर कुछ दरबारी अचानक शहर के अलग हिस्सों में दिखाई देने लगे और फिर गायब हो गए। बीरबल ने इन लोगों का पीछा करने की कोशिश की, पर वे हमेशा एक कदम आगे निकल जाते। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता कि किसी ने दरबार से बाहर ही उनकी पहचान मिटा दी हो। फिर एक रात बीरबल को एक गुप्त सूचना मिली। किसी ने उन्हें रात में बताए कि दरबार के कुछ पुरानी नोटबुक जो राजस्व कोड और संहिता पर है, उनमें से एक किसी पुराने मंदिर की दीवार के भीतर रखी थी। बीरबल ने उस जगह की जांच करवाई। मंदिर की दीवार अंदर से खोली गई और वहां एक छोटी सी ताबीज मिली, ठीक उसी तरह की ताबीज जिसकी तस्वीर जले हुए कागज के किनारे पर दिखी थी। ताबीज के भीतर कुछ छोटे पन्ने थे। पन्नों पर छोटे छोटे संकेत थे और एक पन्ने पर आधा लिखा नाम राज न और नीचे कुछ अंकों की एक सूची। ये सूची जमीनों के रिकॉर्ड जैसा दिखता था, पर अजीब था कि कुछ जगहों की संख्या एक ही दिन में बदल दी गई थी। कैसे? किसने? बीरबल ने उस सूची को ध्यान से पढ़ा और पाया कि ये न तो पूरी तरह से डिजिटल थी और न ही पारंपरिक। ये मध्य मार्ग की एक सूची थी जिसमें पुराने रजिस्टर के पन्नों के ऊपर कुछ छोटे छोटे नोट लिखे गए थे। ये संकेत था कि किसी ने पुराने कागजों को लेकर नया लेखा बनाया था, पर यह लेखा किसी की लाभ के लिए। बीरबल ने सोचा कि यह सब कुछ योजनाबद्ध था। किसी ने पुराने कागजों का इस्तेमाल करके नए कागज बनवाए होंगे और फिर उन कागजों को सरकारी रजिस्टर में दाखिल कराया होगा। यह काम इतने बड़े स्तर पर करने के लिए किसी ऊंचे पद की सहमति और मदद चाहिए थी, न कि केवल पटवारी या लेखपाल की। उस समय बीरबल ने एक निश्चय किया। वे उस सूची में दर्ज उन हर जमीन पर जाके सच्चाई पता करेंगे। वे कुछ साथियों के साथ ग्रामीण इलाकों में गए जहां उन पन्नों पर नाम थे। हर जगह जाकर उन्होंने पाया कि कुछ जमीनों का मालिक अचानक बदल गया था। कुछ किस्मत वाले लोग नई संपत्ति के मालिक बन चुके थे, पर हर बार दूर दूर तक फैलते निशान वही दिखे। एक धरोहर, एक आधी मुहर और एक छुपा सा आदेश। एक बार वे एक छोटे से कस्बे पहुंचे जहां पर रजिस्टर में कुछ पन्ने गायब थे। वहां के पटवारी ने कहा कि पन्नों की नकल पहले किसी ने ले ली और फिर पुराने रजिस्टर में कुछ उंगली चढ़ा दी गई। पटवारी के चेहरे पर स्पष्ट आतंक था। उसने कहा, हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर से आदेश आता है, ऊपर से कहा गया तो हम मन ही मन उसे आजमाते हैं। बीरबल के मन में एक बात और मजबूती से बैठ गई। ऊपर से आदेश जो किसी ने दिया था, वो आदेश किसने दिया और क्यों? वो आदेश
सिर्फ धन की लालच की वजह से था, या फिर कोई राजनीतिक चाल थी जिससे किसी की साख बढ़ाई जा रही थी? बीरबल ने सोचा कि संभव है कि कुछ लोग राजस्व के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हों। जमीनें, अधिकार और ताकत मिलकर उनसे किसी तरह की बड़ी शक्ति बना रहे हों। यदि ऐसा था तो ये खेल केवल स्थानीय नहीं बल्कि राज्य स्तर का था। बीच में बीरबल को याद आया नारायण दास का वो वाक्य, मेरे ऊपर से आदेश आया था। ये वाक्य बार बार उनके कानों में गूंज रहा था। पर आदेश किसका? उन्होंने कई बार दरबार के अंदरूनी लोगों से बात की। कुछ ने संकेत दिया, कुछ ने धीरे से मना कर दिया। पर अंततः एक पुराने खजांची ने कहा, कुछ साल पहले एक नया समूह आया था। वे शांति के सिपाही नहीं थे, वे व्यवस्था के नए मोलभाव थे। उन पर निगाह रखना मुश्किल था। ये सुनकर बीरबल के चेहरे पर गंभीरता छा गई। वे समझ चुके थे कि अब उन्हें दरबार के भीतर तक झांकना होगा, और वो आसान न था। किसी से पहले छुपा सच खोजना और उसकी जड़ तक पहुंचना हमेशा जोखिम भरा होता है। पर बीरबल ने कभी जोखिम से पीछे नहीं हटना सीखा था। एक परिवर्तन उस रात आया जब बीरबल को एक गुप्त पत्र मिला। पत्र बिना मुहर के था, और यही इसका सबसे बड़ा संकेत था। पत्र में लिखा था, जो चीजें छिपी है उन्हें उजागर करने का समय आ गया है, पर सावधान रहो। सच तुम्हें एक बार दिखेगा, पर उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। देखो तो सही, 4 निशान मिलेंगे, एक पुराना, एक नया, एक जला हुआ और एक खोया हुआ। उन चारों के बीच की डोर को पकड़ो। बीरबल ने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा। 4 निशान, एक पुराना जला हुआ रजिस्टर, एक नया नए दिखने वाले फर्जी दस्तावेज, एक जला हुआ वो आधा कागज और एक खोया हुआ गायब हुए रिकॉर्ड। उन्होंने चारों ओर देखा। ये पहेली थी, पर पहेलियां बीरबल के लिए ही नहीं बनी थी। वे कई लोगों के लिए बनती थी जिन्होंने सच छुपा रखा था। बीरबल ने तय किया कि अब वो वापस सरायपुर जाएंगे। खेतों की कड़वी खुशबू, गांव की सच्चाई, ये सच को बाहर निकालने में मदद कर सकते थे। गांव के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के लोग अब फिर से संकुचित जीवन जी रहे थे। हर घर में कुछ डर का भाव था। बीरबल ने भोलानाथ से कहा कि इस बार वे किसी तरह से उस खोए हुए दस्तावेज के पीछे पहुंचेंगे, और वे राज दरबार में बैठे उन छुपे हुए हाथों तक पहुंचेंगे। वो रात गांव में एक छोटा जश्न जैसा मचा। बीरबल की वापसी पर लोग आए, पर उनकी आंखों में चिंता थी। कुछ ही समय बाद गणेश दास के परिवार के पास एक अजन भी आया। वो आदमी एक छोटा बैग लेकर आया और परिवार से कहा कि उसने कुछ दिखाना है। वो बैग खोलकर उसने कुछ सिक्के निकाले और एक छोटा सा पन्ना दिया। पन्ने पर पेचीदा संकेत थे, पर उसमें एक शब्द साफ था, माफी। वही शब्द जिसे बीरबल ने कई बार सुना था, पर कभी पूरी तरह नहीं समझ पाया। वो व्यक्ति भाग गया। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति वही था जिसने मंदिर के भीतर रखी ताबीज से पन्ने निकाले थे। उसने बताया कि वो डरकर वहां गया था, क्योंकि उसे लगा कि यदि वह चुप रहा तो उसका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने कहा कि उसने कुछ देखा था, लोगों को कुछ सौदे करते हुए, पर उसने नाम नहीं सुना। ये सब सुनकर बीरबल ने गहरी सांस ली। हर मोड़ पर डर और लालच था, पर अब वो और पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले थे। उन्होंने तय किया कि अगला कदम होगा दरबार की उस गुप्त बैठक का पता लगाना जहां उन दस्तावेजों के बारे में बात होती थी। उन्होंने इमामुद्दीन से कहा कि वो एक सूचना तंत्र तैयार करे। शहर में कुछ लोग ऐसे थे जो रात में घूमते और सुनते थे। वे लोग मदद कर सकते थे। इमामुद्दीन ने अपने पुराने सहयोगियों को बुलाया, कुछ पुराने दुकानदार, एक धोबी, एक जो कोई ताला टूटवा लेता था। सब मिलकर एक छोटी सी टीम बन गई। उनकी योजना सरल थी। वे उन जगहों की निगरानी करेंगे जहां पर अशुभ सौदे होते, पुरानी शराब की दुकानों के पीछे, एकांत बागों के किनारे और किसी पुराने हवेली के बरामदे। कुछ दिनों की निगरानी के बाद उन्हें एक संकेत मिला। एक रात
एक महल के पीछे एक छोटा सा काफिला रुका। काफिले वाले लोग बड़े कपड़े पहने थे, पर उनके कदमों में फुर्ती थी। वे कुछ कागज निकालकर पास की पेड़ के नीचे बंडल के साथ खड़े हो गए। इमामुद्दीन के साथी ने चुपके से करीब जाकर सुना कि वे बात कर रहे थे, और बीच बीच में किसी का नाम आ रहा था, राय बहादुर। ये नाम बीरबल के कानों पर चमक गया। वे तुरंत वहां पहुंचे, पर वहां पहुंचने तक काफिला गायब हो चुका था। केवल पेड़ के नीचे कुछ तख्तियों का ढेर और एक बिखरा हुआ पन्ना पड़ा था, और उसी पन्ने पर एक हल्की सी छाप थी। वही मुहर का किनारा, वही फूल जैसे नक्काशी। ये हालात के हिसाब से पर्याप्त था। संकेत मिल गया था। बीरबल ने उस रात उस पन्ने को अपने पास रखा और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि ये लड़ाई केवल साक्ष्य और जांच की नहीं है, ये एक मानवीय लड़ाई है, डर को मात देने की और सच्चाई के लिए खड़े होने की। यदि कोई ऊंचा अधिकारी ये सब करवा रहा था, तो उसे खुलकर सामना करना होगा, और यदि वो एक राजनैतिक आकृति थी, तो परिणाम बड़े हो सकते थे। अगले दिन बीरबल ने पूंजी के कुछ भरोसेमंद लोगों से मिलकर योजना बनाई। वे लोगों के सामने एक सार्वजनिक सभा बुलाएंगे, और वहीं पर वे सच के कुछ टुकड़े दिखाएंगे। योजना थी कि सभा में कुछ सवाल उठेंगे, कुछ लोग जवाब देंगे, और किसी की गवाही से कोई पत्थर गिर कर लगेगा। पर बीरबल जानते थे कि ये चाल जोखिम भरी थी, क्योंकि यदि षड्यंत्रकारी सच से पहले सबूत नष्ट कर दें या लोगों को डराकर चुप करा दें, तो सब बेकार हो जाएगा। फिर एक शाम, जब सभी तैयारियां चल रही थी, बीरबल के पास एक पुराना दोस्त आया। उस दोस्त का नाम राजकुमार देव था, जो कभी राजसूत्रों के काम में चलता था। उसने बीरबल के कान में फुसफुसाया कि उसने हाल ही में दरबार में कुछ अजीब नोट देखे हैं। उन नोटों पर अधिकारियों के व्यक्तिगत हस्ताक्षर थे, पर नोटों के बीच में छोटे से एक अदला बदली के निशान थे। राजकुमार ने बताया कि ये निशान एक खास प्रकार की मुहर से मिलते हैं, और वो मुहर केवल कुछ खास कार्यालयों में ही रखी जाती थी। ये खबर सुनकर बीरबल का मन और सजेगा। वे समझ गए कि ये मामला जटिल है, पर तार जोड़ने योग्य है। वे उस रात की सभा के लिए तैयार हुए। सभा में भोलानाथ, लालचंद, गणेशदास का परिवार और गांव के कई लोग आए। भीड़ में शहर के कुछ व्यापारी और कुछ सामान्य लोग भी आए थे। वे सभ्यता का हिस्सा थे, और उन्हें भी सच जानना था। बीरबल ने सभा में कहा, हम सब यहां मिले हैं क्योंकि सच्चाई की एक कड़ी टूटी है। जमीनें जो किसी की हुई करती थी, अब कहीं और चली जाती है। हमारे बुजुर्गों की लिखी कहानी अब किसी की गुमनाम शक्ति बदल रही है। आज मैं कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाऊंगा जो आपकी आंखों के सामने कुछ सवाल छोड़ेंगे। उन्होंने क्रमशः कुछ पन्ने दिखाई, कुछ पुराने, कुछ नए, और बीच में वही आधा जला हुआ कागज। भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोग रो पड़े, कुछ की आंखें लाल हो गई। फिर बीरबल ने उस पन्ने की एक ओर ऐसे संकेत दिखाए जिन पर कुछ हल्की सी कलम की खरोंचें थी, और कहा कि इन्हें किसी ने जानबूझकर बनाया था ताकि बाद में कुछ अक्षर छुप जाए। भीड़ में एक शोर उठ खड़ा हुआ। कुछ लोग कहने लगे कि ये तो खेल है। कुछ ने कहा कि ये सब किसने बनाया। बीरबल ने शांति से कहा, हम मानते हैं कि कई लोग मोहरे हैं, पर मोहरों का पालन किसने कराया, यही हमें पता लगाना है। इसी भीड़ में से अचानक एक नया शख्स उठा। उसका चेहरा अंधेरा था, पर उसकी आवाज में हिम्मत थी। उसने कहा, मैं बताऊंगा जो मैंने देखा है। वो छोटी सी दुकान का मालिक था। उसने बताया कि उसने एक रात कुछ दरबारियों को देखा था जो खजाने के कागजों की नकल कर रहे थे, पर उसने नाम नहीं सुना। उसने वही संकेत दिए, पर बात नहीं पूरी की। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे कि उसे सुरक्षा दी जाए, पर उसी समय एक झटके की तरह एक गंभीर आवाज आई। दरबार से भेजा गया संदेश कि इस सभा को तुरंत बंद कर दिया जाए और इस मामले की जांच सरकारी स्तर पर की जाएगी। ये संदेश सुनकर भीड़ बिखर गई। कुछ उदास होकर लौट गए, पर बीरबल ने देखा कि कहीं न कहीं से एक लंबा सा कारवां निकल रहा था।
उस कारवां में कुछ चुने हुए लोग थे और उनमें से एक के कंधे पर एक खास चिन्ह टिका था, वही चिन्ह जो आधे जले कागज के किनारे पर हल्का सा दिखा था। बीरबल ने अपनी दृष्टि उस चिन्ह पर टिकाई और फिर तेजी से उसके पीछे गए, पर वो कारवां पहले ही भीड़ में मिल गया। बीरबल ने महसूस किया कि अब मामला और तेज हो गया है, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उनके मन में एक आखिरी सवाल था। नारायण दास ने जो कहा था, मेरे ऊपर से आदेश आया था, क्या वो आदेश किसी तानाशाह जैसा था या फिर किसी ऐसा व्यक्ति जो दरबार की नसंस को जानता था? इन सवालों के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची और फिर एक दिन बिल्कुल अचानक सब कुछ धीमा पड़ गया। एक अजीब सा खतरा हवा में फैल गया। कुछ लोगों के घरों पर रातों रात छापे पड़े, कुछ दस्तावेज और पन्ने गायब हुए जिन पर बीरबल की जांच बाकी थी। ऐसा लगने लगा कि कोई बहुत ही मजबूती से रुचि रखता था कि सच्चाई बाहर न आए। बीरबल ने महसूस किया कि अब केवल सूझबूझ से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें सामना करना पड़ेगा, बिना तल्खी के, बिना हिंसा के, पर सूझबूझ के साथ। कई रातों की मेहनत के बाद एक ऐसे निशान का पता चला। वो निशान एक पुराने किले के नीचे स्थित एक तहखाने से जुड़ा था। तहखाने का ताला टूटकर अंदर कुछ पुराने पन्ने रखे थे। उनमें एक रिकॉर्ड था जो किसी खास तारीख पर हस्ताक्षरित था और उसी पर वो आधी मुहर की छाप थी। उस रिकॉर्ड में एक नाम आंशिक रूप से लिखा था, राज दास, और साथ ही एक स्थान का नाम भी था, एक छोटा सा गांव जिसका नाम किसी तक नहीं पहुंचा था, एक छोटी सी गांव की ओर जो किसी के ध्यान में नहीं थी। बीरबल ने तय किया कि वे अब उसी गांव की ओर जाएंगे। वहां जाकर सब कुछ स्पष्ट होने की उम्मीद थी, पर उन्होंने ये भी जाना कि अगर वहां सच निकला तो बहुत बड़े लोग डरे हुए उतरेंगे और हो सकता है कि दरबार ही हिल उठे। बीरबल ने अपने साथ कुछ भरोसेमंद साथियों को चुना और वे निकल पड़े उस अनजान गांव की तरफ, जहां शायद आधा सच पूरे सच में बदलने वाला था। पर यह सच अभी भी आधा ही था। वहां एक और मोड़ इंतजार कर रहा था, और वह मोड़ था जब बीरबल उस छोटे गांव में पहुंचे, तब उन्हें क्या मिलेगा? क्या वे उस नाम के पीछे छिपे चेहरे को जान पाएंगे? क्या नारायण दास का आखिरी संकेत किसी अहम आदमी की ओर इशारा करेगा? राजधानी के चारों ओर फैल चुकी चिंता अब केवल महलों तक सीमित नहीं थी। गांवों में खबर पहुंच चुकी थी कि बीरबल खुद एक ऐसे रहस्य की जांच कर रहे हैं जिससे पूरे राज्य की ईमानदारी पर सवाल खड़ा हो सकता है। अकबर दरबार में चिंतित बैठे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये मामला अब बहुत दूर निकल चुका है। अगर सच उजागर हुआ तो कई बड़े नाम इसमें आएंगे। क्या तुम सच में इसे अंत तक ले जाना चाहते हो? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, जब एक बार सच्चाई का दीपक जल जाए तो उसे बुझाना अन्याय होता है। अब यह सिर्फ जांच नहीं, न्याय का प्रश्न है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर जाओ बीरबल, जो भी करना है करो, लेकिन ध्यान रहे किसी निर्दोष का नाम ना आए। बीरबल ने अपने साथ 3 भरोसेमंद साथी लिए, भोलानाथ, गांव का मुखिया, लालचंद, पुराना कानूनविद, और इमामुद्दीन, राजकीय सूत्रधार। वे एक छोटे से गांव की ओर निकले, वही गांव जिसका नाम जले हुए दस्तावेज के आखिरी हिस्से में दर्ज था, राजदासपुर। राजदासपुर एक साधारण गांव था। न कोई बड़ा मंदिर, न कोई बाजार, पर वहां के लोगों की निगाहों में एक अजीब डर था। कोई खुलकर बात नहीं करता था, और जो बोलता वो आधे वाक्य में ही चुप हो जाता। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से बीरबल ने पूछा, बाबा, यहां कोई राजदास नाम का आदमी रहता है क्या? बूढ़ा कांपते हुए बोला, रहता तो था, पर अब नहीं है। 3 महीने पहले कुछ सिपाही आए थे, उसे लेकर गए। तब से उसका कोई पता नहीं। बीरबल ने पूछा, क्या उसने यहां कोई काम किया था? बूढ़े ने कहा, वो राजस्व विभाग का कहकर आया था। कहता था कि
यहाँ की कुछ जमीनें नए नाम पर दर्ज करनी है। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया, वही व्यक्ति इस पूरे खेल का केंद्र था। राजदासपुर के बाहर एक पुराना घर था, टूटी दीवारें, बंद खिड़कियां और दरवाजे पर जंग लगी कुंडी। गांव वालों ने बताया कि ये घर कभी राजदास बाबू का था। बीरबल ने घर का ताला तोड़ने का आदेश दिया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, पर कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था और उसी में से एक हल्की सी चमक निकली जब बीरबल ने दीपक पास लाया। संदूक के अंदर दर्जनों कागज थे, कुछ पर मुहरें थी, कुछ पर अधूरी लिखावट, और नीचे दबा था वही मूल राजकीय आदेश जिसकी आधी प्रति पहले जली हुई मिली थी। बीरबल ने धीरे से उसे निकाला। उस पर साफ साफ लिखा था, राजदास को निर्देशित किया जाता है कि सरायपुर, नीलगांव और राजदासपुर की जमीनें राज्य की नई नीति अनुसार पुनः वितरण हेतु दर्ज की जाए। नीचे हस्ताक्षर था, जनार्दन राय, महालेखाधिकारी। बीरबल ने पन्ना पलटा। पीछे की तरफ एक और हस्ताक्षर था, आदेश अनुसार स्वीकृत अकबर शाह के नाम पर। बीरबल का माथा सिकुड़ गया। राजा के नाम पर आदेश, पर अकबर ने तो कभी ऐसा आदेश नहीं दिया था। इसका मतलब था राजा के नाम का दुरुपयोग किया गया था। बीरबल ने दस्तावेजों को गौर से देखा। उनमें से कई नकली थे, कुछ में हस्ताक्षर मिलाए गए थे, कुछ में मुहरें 2 बार लगाई गई थी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर दस्तावेज एक ही जगह पर भेजा गया था, राजधानी के खजाना विभाग में जनार्दन राय के कक्ष में। अब राजदास और जनार्दन राय दोनों के बीच की कड़ी स्पष्ट थी। जनार्दन राय महालेखाधिकारी, यानी दरबार का बहुत ऊंचा पद। वो किसी को भी आदेश दे सकता था और किसी भी मुहर का इस्तेमाल कर सकता था। बीरबल ने सोचा, अगर ये सच है तो जनार्दन राय ने राजा के नाम का इस्तेमाल कर नकली आदेश जारी करवाए, गांवों की जमीनें अपनी मर्जी से बांटी और राजदास जैसे अधिकारियों से सारा काम करवाया। राजदास सिर्फ एक प्यादा था, जनार्दन राय इस पूरे खेल का राजा था। 3 दिन बाद बीरबल राजधानी पहुंचे। उन्होंने सीधे अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। दरबार में उस दिन बहुत गहमागमी थी। कई दरबारी पहले से खबर पा चुके थे कि बीरबल कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अकबर ने पूछा, क्या अब तुम्हारे पास प्रमाण है बीरबल? बीरबल ने दस्तावेज आगे रखे। हुजूर, ये सबूत है कि राजा के नाम से नकली आदेश जारी किए गए। असली दोषी कोई छोटा अधिकारी नहीं, बल्कि महालेखाधिकारी जनार्दन राय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जनार्दन राय वही बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर ने गरज कर कहा, जनार्दन राय, क्या ये सच है? जनार्दन राय कांपते हुए बोला, जहांपनाह, ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। बीरबल मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, झूठ को बचाने के लिए हमेशा बहाने चाहिए होते हैं, पर सच को बस एक सबूत चाहिए। उन्होंने राजदासपुर का आदेश दिखाया। उस पर लगी मुहर, हस्ताक्षर और तिथि। फिर बोले, ये दस्तावेज उस दिन का है जब हुजूर दिल्ली में नहीं थे, बल्कि आगरा यात्रा पर थे। यानी ये आदेश असली नहीं, नकली था। अकबर ने तुरंत अपने सचिव से उस दिन का राजकीय अभिलेख मंगवाया। सचमुच उस दिन कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। अब दरबार में जनार्दन राय के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अकबर ने कहा, बोलो जनार्दन राय, सच बताओ, ये सब क्यों किया? जनार्दन राय की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैंने सब किया, पर मजबूरी में। अकबर बोले, कौन सी मजबूरी? जनार्दन राय बोला, राज्य की सीमाओं पर कुछ व्यापारी सरदारों ने मुझे रिश्वत दी थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं जमीनों को उनके नाम दर्ज कर दूं, तो वे राजकोष में सोना भेजेंगे। मैंने सोचा कि इससे राज्य को लाभ होगा।
लेकिन धीरे धीरे मैं उनके जाल में फंस गया। वे लोग मुझे धमकाने लगे। मैंने राजा के नाम का उपयोग कर आदेश निकाले ताकि कोई शक न करे। अकबर गुस्से में बोले, राजा के नाम का दुरुपयोग सबसे बड़ा अपराध है। जनार्दन राय घुटनों पर गिर गया। हुजूर, दया कीजिए, मैंने गलती की पर बगावत नहीं की। बीरबल शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, सजा जरूरी है ताकि राज्य के हर कोने में ये बात पहुंचे कि न्याय सोने या डर से नहीं झुकता। अकबर ने आदेश दिया कि जनार्दन राय को पद से हटा दिया जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त हो और वो जीवन भर राज्य से बाहर रहे। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने पूछा, हुजूर, एक व्यक्ति अभी भी गायब है, राजदास। उसे लाना जरूरी है। अकबर ने सैनिक भेजे। 3 दिन बाद राजदास को दरबार में लाया गया। वो थका हुआ पर शांत था। बीरबल ने पूछा, राजदास, तुम जानते थे कि ये आदेश झूठे हैं? राजदास ने सिर झुका लिया। हां, जानता था। फिर भी तुमने क्यों किया? राजदास बोला, क्योंकि मैंने अपने गांव के लोगों को वादा किया था कि मैं उनकी जमीनें वापस दिलाऊंगा। लेकिन जब जनार्दन राय ने कहा कि राजा का आदेश है, तो मुझे लगा सच में ये राजाज्ञा है। बाद में जब मुझे पता चला कि ये झूठ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं भाग गया क्योंकि डर था कि मुझे गुनहगार ठहरा दिया जाएगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, डर और झूठ में फर्क होता है, राजदास। डर इंसान को भागने पर मजबूर करता है, पर सच उसे खड़ा रखता है। फिर उन्होंने उसे क्षमा करते हुए कहा, राजदास, तुमने लालच नहीं, डर में गलती की, पर अब सच बोलकर तुमने राज्य का ऋण चुका दिया है। राजदास ने आंसू भरी आंखों से बीरबल को देखा। महाराज, अगर बीरबल न होते तो शायद सच्चाई कभी बाहर न आती। कुछ ही दिनों में बीरबल ने सभी गांवों, सरायपुर, नीलगांव और राजदासपुर में पंचायतें बुलवाई। उन्होंने हर उस व्यक्ति की जमीन वापस दिलाई जिसका नाम झूठे कागजों से मिटा दिया गया था। लोगों की आंखों में राहत के आंसू थे। बीरबल ने कहा, याद रखो, झूठ चाहे राजा के नाम से क्यों न बोले जाए, उसकी उम्र हमेशा छोटी होती है, पर सच चाहे गरीब की झोपड़ी में बोले, उसकी आवाज अमर रहती है। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, फिर से तुमने वो कर दिखाया जो शायद कोई और न कर पाता। पर बताओ, अगर तुम उस आधे जले कागज को न पकड़ते तो क्या होता? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कभी कभी आधा कागज पूरा सच बन जाता है, बस उसे समझने वाली नजर चाहिए। अकबर बोले, तुम्हारा ये न्याय हर युग के लिए उदाहरण रहेगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, न्याय तब तक जिंदा रहेगा जब तक झूठ को कोई दरवाजा नहीं मिलेगा। कुछ सप्ताह बाद राजधानी में सब सामान्य हो गया। दरबार फिर से गूंजने लगा और गांवों में लोग राहत की सांस लेने लगे। पटवारी हरिराम, जिसे पहले जेल भेजा गया था, उसे बीरबल ने माफ करवा दिया। उन्होंने कहा, गलती उसकी थी, लेकिन उसे किसी बड़े ने सिखाई थी। जो सीख देता है, असली दोष उसी का होता है। हरिराम अब गांव में स्कूल चलाने लगा, जहां वो बच्चों को सिखाता था। सच को झूठ समझना आसान है, पर झूठ को सच मानना सबसे बड़ा अपराध है। राजदासपुर के लोग बीरबल के नाम से मंदिर बनवाने लगे। उन्होंने वहां लिखा, यहां बीरबल ने सच को बचाया। एक शाम बीरबल दरबार की बालकनी में खड़े थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। उन्होंने अपने पास रखा वही जला हुआ आधा कागज निकाला जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। अब वो पुराना, भूर-भूरा हो चुका था, पर उस पर अब भी हल्के से शब्द दिख रहे थे, राज। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इस शब्द ने मुझे महीनों भटकाया, पर अंत में सिखाया कि किसी भी शब्द से बड़ा कोई सत्य नहीं सिवाय न्याय के। उन्होंने कागज को दीपक की लौ में जला दिया।
राख हवा में उड़ गई और उस राख के साथ ही उस कहानी का हर रहस्य भी मिट गया। अब न कोई आधा कागज बचा था, न कोई अधूरी मुहर, सिर्फ न्याय की पूरी गाथा थी, जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाती रहेगी कि सच्चाई कभी हारती नहीं,